नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या आपको मालूम है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 150 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, उसमें यूसीसी कई वर्षों से लागू है। आज़ाद होने के बावजूद वहां पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और जब से देश में यूसीसी लाने की चर्चा शुरू हुई है, तब से पोर्चुगीज समय के इस गोवन यूसीसी पर भी काफ़ी डिबेट हो रहा है कि क्या इसे रखना चाहिए या फिर अमेंड करना चाहिए। इसको लेकर अलग अलग पॉलिटिशियंस की अलग अलग राय है, कई सारे लोगों की डिफरेंट राय है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है या फिर इस यूसीसी के प्रोज क्या है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। और ये कानून एक्चुअली में कहता क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए काफ़ी चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी स्पीच में कहा था कि यूसीसी लागू करने का समय आ चुका है और ये लग रहा था कि मॉनसून सेशन में 2023 में ये कानून पारित हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये टेबल नहीं किया गया है। होपफुली शायद विंटर सेशन के अंदर यूसीसी का कानून आ जाएगा। हालांकि एक बहुत बड़ा कानून का बदलाव है और इसको लेकर काफ़ी चर्चा करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में हमें गोवा के यूसीसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले 150 साल से गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। अब आगे बढ़ें, इसकी डिटेल चर्चा करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। मैं और मेरे अन्य साथी पाथफाइंडर चैनल पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इफ़ यू वांट टू गेट द डिटेल्स ऑफ माय वीडियोस तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जो इसका नाम लिखा हुआ है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आई है। 2024 के लिए उड़ान एक्स बैच इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच, जो हम लॉन्च करेंगे 1 सितंबर को। आमतौर पर यूपीएससी के कोर्सेज आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस चार्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल 10,000 रुपीज़ में आपको पूरे यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। और आपको इसमें भी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर इस कोर्स की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए 9595000800। और वैसे कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक नीचे पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बोध बैच हमने लॉन्च किया है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले 2 साल में हमारे सभी बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो जीएस हो, ऑप्शनल हो, तो आप सीधा पाथफाइंडर पास अवेल कर लीजिए जस्ट फॉर 20,000 रुपीज़। आपको इसमें ऑप्शनल, जीएस और भविष्य में आने वाले क्रैश कोर्स या अन्य कोई भी कोर्स को ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। दिस इज़ वैलिड फॉर 2 ईयर्स और ये इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। इसमें भी आपको अगर ज्वाइन करना है, कोई समस्या है तो कॉल कर सकते हैं आप हमारे इस नंबर पे। और अगर आपको सिर्फ ऑप्शनल ज्वाइन करना है, यू कैन डू दैट एज वेल। तो हमने 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लॉन्च कर दिया है, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये भी केवल 10,000 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल होंगे। ऑप्शनल और उड़ान जीएस के कॉम्बो को भी आप अवेल कर सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ बेटर कि 17,000 रुपीज़ में ये अवेल करने से बेटर है कि आप पाथफाइंडर पास ही ले लीजिए। जो टीम आपको यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाती है वही सेम टीम आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई और पढ़ाएगा वहाँ कोई और पढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे लेक्चर्स की क्वालिटी अगर आप जांचना चाहते हैं तो हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं आप पाथफाइंडर के चैनल पर, हिंदी चैनल पर जो भी वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्चुगीज सिविल कोड की। तो आपको ये बात पता ही होगी कि गोवा लगभग 500 साल पोर्चुगीज़ के अधीन रहा था और इस टाइम पीरियड में पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर अपने कई कानून लागू किए। तो पोर्चुगीज़ गोवा को अपना देश का हिस्सा मानते थे, वो उसे कॉलोनी की तरह नहीं मानते थे कानून की नज़र में। वैसे ट्रीट तो पूरा कॉलोनी की तरह ही करते थे, लेकिन जो उनकी नज़र में कानून अपने देश में लागू हैं वही यहाँ गोवा में भी लागू होने थे। तो पोर्चुगल देश में 1867 में एक नया कानून लाया जाता है, जैसे भारत के अंदर भी 1861 के अंदर आईपीसी ये सब लाया गया था, वैसे ही पोर्चुगल ने अपने देश में 1867 में कानून लाया और वही कानून उन्होंने यहाँ पर भारत में गोवा में भी लागू कर दिया। तो गोवा, दमन और दीव, इन तीनों जगहों पर यह लागू किया गया। 1961 में जब गोवा पोर्चुगीज से आज़ाद होकर भारत से जुड़ता है, उस समय इसी कानून को भारत के कानून के साथ सम्मिलित कर लिया गया। गोवा की आबादी उस समय केवल 6 लाख थी। शुरुआत में काफ़ी सालों तक गोवा एक यूनियन टेरिटरी था। 1987 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और जो पुराने कानून थे उनमें कई कानूनों को रिटेन किया गया। अब रिटेन करने का देखिए मकसद ये था कि गोवा की अपने कल्चर थे, अपनी परंपराएं थी, अपने कानून थे। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि एक हार्ड ट्रांजिशन हो, कहीं की भी आबादी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा तो सब कुछ चेंज हो गया है। तो एक स्लो ट्रांजिशन करने के नाते गोवा के कई पुराने कानूनों को रिटेन किया गया और वही कानून आज भी चल रहे हैं। तो भारत में एकमात्र राज्य आज भी गोवा ही है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सभी धर्मों के लिए एकदम समान कानून है।
लेकिन सतही तौर पर तो ये स्टेटमेंट सही है, पर जब आप इसमें थोड़ा गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजन, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा असंवेदनशील है। आपको इसको पढ़कर पता चलेगा, जो मैं आज आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो याद रखिए कि पोर्चुगीज ने अपना सिविल कोड 1867 में बनाया था, और इसी को गोवा में 1870 में इन्होंने लागू किया था। तो 1870 से ये कानून गोवा में चला आ रहा है। अब आगे की चर्चा करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, तो समान नागरिक संहिता, यानी कि देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो। अब आप कहेंगे कि सर कानून तो एक समान होता है सभी के लिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, लेकिन वो होता है क्रिमिनल केसेस में। सिविल कानून यानी कि डिवोर्स के, शादियों के, इनहेरिटेंस के कानून, कि आपकी प्रॉपर्टी किसके नाम जाएगी, इस तरह के जो कानून होते हैं ये भारत में हर धर्म के अलग हैं। मेनली आप देखेंगे तो हिंदूज के लिए एक तरह का कानून है, मुस्लिम्स के लिए दूसरा कानून है, और इसके अलावा कई ट्राइबल ग्रुप्स के या फिर दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के जो कानून हैं उनको भी यहाँ पर सम्मान दिया जाता है और उन्हें पहचान दी जाती है कि इंडिया का लॉ उन्हें एक्सेप्ट करेगा। कई केसेस में एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो ये एक्सेप्शंस जो दिए जाते हैं उनमें गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक्सेप्शन नहीं दिया गया था, और ऐसा माना जाता है कि गोवा के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अगर हम सतही तौर पर देखें या फिर एक इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो होगा जहां पर ये वाले सारे पर्सनल कानून, पर्सनल लॉज जो धर्मों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस के बेसिस पर आधारित हैं, वो हटाकर एक कॉमन कानून होना चाहिए जो सभी के लिए एक समान हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का है या किसी जेंडर का है। तो ना ही इसमें कोई महिला पुरुष का फर्क होगा, ना ही कानून में कोई जात पात का फर्क होगा, ना ऊंच नीच का फर्क होगा, ना ही हिंदू मुसलमान का फर्क होगा। एवरीबडी विल फेस द सेम लॉ। ऑलरेडी ये चीज़ क्रिमिनल केसेस में है। मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया है, आपने कोई चोरी कर ली, डकैती कर ली, तो कानून ये नहीं देखता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या पारसी हैं। लेकिन अगर आपकी शादी या डिवोर्स के कानून हैं या फिर बंटवारे के कानून होंगे प्रॉपर्टी के, तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये फ़र्क देखता है, और इसी को बदलने की कोशिश भारत में हो रही है। लेकिन जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको कई लोग, कई पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि देखिए गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कितना अच्छा है, आदर्श है, पूरे देश में होना चाहिए, क्या वो सच में इतना आदर्श है? इसी की तहकीकात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ऑन पेपर गोवा में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन तीनों के लिए सेम कानून है। ये 3 मेजर रिलीजन्स हैं जो गोवा के अंदर रहते हैं, और इनके जो कानून है मैरिज, डिवोर्स और सक्सेशन के, वो तीनों ही समान है। और ये वाले सारे 1870 के कानून पर आधारित हैं, जो भारत सरकार ने गोवा दमन दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1962 के तहत भारत के अंदर भी लागू कर लिए थे। यानी कि जब गोवा आज़ाद होता है तो 61 में एक नया कानून लाया गया, जिसके तहत वो पुराने वाले कानून को मान्यता दे दी जाती है। तो इसके बाद से आज दिन तक यही कानून यहाँ पर सेम चल रहा है। हालांकि इसमें एक प्रावधान है कि अगर सरकार चाहे तो उसे अमेंड कर सकती है, और अमेंड कौन करेगा? अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव बॉडी। तो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि अगर गोवा की विधानसभा चाहे तो कुछ कानूनों को चेंज कर सकती है जो कि राज्य के दायरे में आते हैं, यानी कि हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, उन्हें सरकार बदल सकती है। और अगर केंद्र सरकार भी चाहे, हमारी पार्लियामेंट भी चाहे, वो भी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो वो भी कुछ कानूनों को बदल सकती है। तो देखिए अमेंडमेंट हो सकता है, ये 1962 के इस एक्ट में कहा गया था, लेकिन उस वक्त ये भी कह दिया गया कि जो पुराना कानून है अभी तो फिलहाल उसी को चला लीजिए। तो यहाँ जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये वैसे तो कुछ मामलों में काफ़ी अच्छा है, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बराबर कर देता है। अगर पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके अंदर कभी भी प्रॉपर्टी का बंटवारा या फिर इनकम का जो बंटवारा होता है वो काफ़ी इक्वल है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। खास करके लड़का और लड़की जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आपके बच्चों को बराबर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ये चीज़ इस यूसीसी की बहुत अच्छी है। एक और बात है यहाँ पर कि हर बर्थ, हर शादी, हर मृत्यु रजिस्टर करवानी ज़रूरी है, लेकिन उसको वॉलंटरी रखा गया है, लेकिन अभी ज़रूरी ही जैसा ही हो गया है और सब करवाते भी हैं। और यहाँ पर डिवोर्स के भी कई सारे प्रोविजंस रखे गए हैं। तो डिवोर्स के प्रोविजंस के अंदर थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हैं, आगे उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा फीचर तो इस कानून का यही है कि यहाँ पर जो एसेट है, यानी कि किसी परिवार की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, घर है, कोई ज़मीन है या फिर सोना चांदी जो भी हो सकता है, उसको कॉमन माना जाता है। सो ऑल द एसेट्स एंड वेल्थ ओन्ड एंड ऑब्टेन्ड बाय ईच स्पाउस थ्रू आउट अ मैरिज आर केप्ट जॉइंटली बाय द पेयर। मान लीजिए पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, हो सकता है कि पति ज़्यादा कमाता है, पत्नी कम कमाती है। मान लेते हैं एक बार के लिए कि पति जो है वो साल के 10 लाख रुपए कमाता है, पत्नी 5 लाख कमाती है, लेकिन अगर उनकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी तो उस 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को डिवाइड करके दोनों में इक्वली माना जाएगा, अगर वो सेपरेट होने की सोचते हैं तो कुल मिलाकर पति और पत्नी दोनों के एसेट्स को इक्वल है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर पत्नी ज़्यादा कमा रही है तो भी दोनों के बीच में इक्वालिटी देखी जाती है। तो इस मामले में थोड़ी जेंडर इक्वालिटी ज़रूर है यूसीसी में, कि ये महिलाओं के इकोनॉमिक राइट्स को सिक्योर कर देता है।
और दोनों ही स्पाउस को, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को इक्वल अधिकार देता है एक दूसरे के एसेट में। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे पति हो या पत्नी हो, एसेट्स को बेच नहीं सकता बिना दूसरे की कंसेंट के। तो जैसे कई बार ये होता है कि पति के नाम पर अगर घर है तो पति उसको बेच देता है, उसको अगर पैसों की ज़रूरत हो। ये काम आप गोवा में नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू ओन अ हाउस एंड यू आर मैरिड, तो आपको अपनी पत्नी की सहमति लेनी ज़रूरी है। जबकि भारत के दूसरे हिस्सों में क्या होता है, देखिए भारत की ज़्यादातर आबादी हिंदू है, तो मैं हिंदू कोड बिल के अनुसार ही बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर पति खरीदता है तो उसमें पत्नी का बराबरी का अधिकार नहीं होता है। हाँ, वाइफ उसकी लीगल एयर यानी कि वारिस हो सकती है। पति की मृत्यु के बाद घर पत्नी के नाम जा सकता है, लेकिन जब तक पति जीवित है तब तक पत्नी का उस घर के अंदर बराबरी का अधिकार नहीं है। हस्बैंड चाहे तो घर को कभी भी बेच सकता है, खरीद सकता है। ही कैन डू वॉट एवर ही लाइक्स विद द प्रॉपर्टी। गोवा के मामले में यहाँ पर थोड़ी जेंडर इक्वालिटी देखी जाती है, यानी कि पत्नी के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। फिर देखिए, बात करते हैं हम मुस्लिम्स की। तो जो भी मुस्लिम लोग गोवा में रहते हैं उनको अपनी शादी रजिस्टर करानी ज़रूरी है गोवा के अंदर ही, और आप पॉलीगमी और ट्रिपल तलाक को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये वो दो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आलोचना करी जाती है, और यूसीसी लाने के पीछे कई बार लोग कहते हैं कि यही दो प्रैक्टिसेस हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, तो वो ऑलरेडी गोवा के अंदर वैलिड नहीं है। तो इस मामले में भी गोवा का यूसीसी बेहतर है कि पॉलीगमी की प्रैक्टिस को वो मुस्लिम्स के लिए बैन कर देता है, और ट्रिपल तलाक, जो कि हालांकि अब पूरे इंडिया में ही बैन हो चुका है, वहाँ पर शुरुआत से अलाउड नहीं है। तो मुस्लिम्स के केस में अगर कोई डिवोर्स भी होता है तो दोनों को बराबरी का अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में। सो जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी के अधिकार मुस्लिम्स में भी काफ़ी सिक्योर्ड है फॉर द फीमेल्स। अगर मृत्यु हो जाती है पति की तो जो सर्वाइविंग पत्नी है उसको भी प्रॉपर्टी आधी मिलनी तय है, बाकी की आधी प्रॉपर्टी बच्चों के अंदर बांट दी जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। गोवा की यूसीसी की अगली अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बच्चों को आप पूरी तरह से डिसइनहेरिट नहीं कर सकते। अक्सर हम देखते हैं कि अगर माँ बाप का बच्चों से झगड़ा हो जाता है तो वो उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। ये गोवा में पॉसिबल नहीं है। चाहे आपके बच्चों से बने या ना बने, उनसे आपकी अच्छे व्यवहार हो या ना हो, आपको उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना ज़रूरी है। यानी कि मान लीजिए कि पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बच्चों को एटलीस्ट हाफ प्रॉपर्टी मिलती है। अगर पति की मृत्यु हो जाए तो आधी प्रॉपर्टी पत्नी को और बाकी की बच्चों में बांटी जाती है, और वो भी इक्वली डिवाइड होती है। उसमें भी लड़के का ज़्यादा हक नहीं है या लड़की का कम हक नहीं है। लड़का हो या लड़की, सभी को बराबर है। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में बराबर बटेगी, 2 है तो 2 में बटेगी। तो इस मामले में भी बच्चों के अधिकार यहाँ पर काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कई फ्लॉज या फिर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, शादी के मामले में वैसे अगर आप देखोगे तो कानून बड़ा सिंपल है कि सभी शादियां रजिस्टर होनी ज़रूरी हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन जिनका होता है शादियों का, वही वहाँ पर मान्य है। लेकिन कैथलिक्स को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। तो क्योंकि पोर्चुगीज़ एक कैथलिक मेजॉरिटी कंट्री था, क्रिश्चियन प्रधान देश था, तो इसीलिए यहाँ पर भी जो कानून है उसमें क्रिश्चियंस को थोड़ी सी प्राथमिकता दी गई है। तो कैथलिक्स को ये प्रिविलेज दिए गए हैं कि आपकी शादी चर्च में भी रजिस्टर हो सकती है और चर्च में डिसॉल्व भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो क्रिश्चियन पादरी होते हैं या फादर्स हैं या कैथलिक प्रीस्ट हैं, उनको ये परमिशन है कि जैसा कि एक सिविल रजिस्ट्रार की पावर्स हैं वो उसको मिल जाती हैं। तो एक क्रिश्चियन चर्च के अंदर आप अपनी शादी रजिस्टर और डिसॉल्व दोनों करा सकते हैं। कैथलिक्स को मैरिज सोलेमनाइज करने के लिए एक एनओसी की आवश्यकता होती है सिविल रजिस्ट्रार से, दैट्स इट। और वो एनओसी मिलने के बाद आप चर्च में जाकर शादी कर सकते हैं। बाकी अन्य कोई भी धर्म के लोग हों, उनके लिए सिविल रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगर आप सिविल रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आपकी शादी का कोई प्रूफ नहीं है। क्रिश्चियंस के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आपने चर्च के अंदर भी शादी करी है तो उसको भी वैसा ही माना जाएगा जैसा आपने सिविल रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट है, कैथलिक्स को एक स्पेशल प्रिविलेज दे दिया गया है। इसके बाद शादी को समाप्त करने का प्रावधान भी चर्च के पास है। मान लीजिए कि अगर शादी के बाद पति और पत्नी के बीच में संबंध नहीं बनते हैं, यानी कि मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं होती है, तो चर्च उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। मान लीजिए पति पत्नी साथ नहीं रहते हैं, दोनों कभी साथ नहीं रहे, तो ऐसे में उनको डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन नॉन क्रिश्चियंस को डिवोर्स लेने के लिए अदालत जाना पड़ेगा। क्रिश्चियन दंपत्ति को अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें केवल चर्च में जाकर ये बताना है कि हमारी शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, और उनको डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। लेकिन अगेन नॉन क्रिश्चियंस को जाना पड़ेगा कहाँ पर, अदालत में, या फिर जो सरकारी वाला रास्ता है वो उनको अपनाना पड़ेगा। और वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे शादी के बाद संबंध नहीं बने इसीलिए हमें डिवोर्स दे दीजिए। दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। तो ये यहाँ पर भेदभाव है। सो दिस कोड इज नॉट दैट यूनिफॉर्म आफ्टर ऑल। तो पहला तो आपको यहीं पर दिख गया कि ये यूनिफॉर्म कोड इतना यूनिफॉर्म नहीं है। फिर बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा और प्रॉब्लमेटिक इशू, दैट इज पॉलीगमी। एक से ज़्यादा शादियां करना या एक से ज़्यादा पार्टनर्स को अपने जीवन में लीगली रखना। तो देखिए, पॉलीगमी जहाँ तक बात है पूरे देश की, तो मुस्लिम्स के लिए देश में पॉलीगमी अलाउड है। भारत के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है लीगली, ही कैन कीप 4 वाइव्स। लेकिन पॉलीगमी
इस पोर्चुगीज सिविल कोड के अंदर अलाउड नहीं है। ना तो बाइगमी यानी कि दो शादी, ना ही दो से ज़्यादा शादियां अलाउड है, इंक्लूडिंग फॉर मुस्लिम्स। तो बेसिकली जो शरीयत का कानून है जो भारत के अन्य हिस्सों के अंदर लागू होता है मुस्लिम्स पे, वो गोवा में लागू नहीं होता है। इनफैक्ट मुस्लिम्स पर पोर्चुगीज कानून या फिर कह लीजिए कि कैथलिक्स के द्वारा बनाए गए कानून या फिर जो हिंदू शास्त्रीय कानून है वो लागू होते हैं। तो गोवा के सिविल कोड के अंदर पॉलीगमी ऑन पेपर अलाउड नहीं थी। ओरिजिनली 1870 में जो कानून आया था उसमें किसी के लिए भी अलाउड नहीं थी, ना ही कैथलिक्स के लिए, ना मुस्लिम्स के लिए, ना हिंदूज के लिए। लेकिन 1880 में इसमें एक बदलाव किया गया हिंदूज के कहने के कारण, और वो बदलाव मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो वो बदलाव पॉलीगमी को अलाउ करता है। तो हिंदूज टेक्निकली गोवा के अंदर एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ नियम एवं शर्तें लागू हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है। फिर बात करते हैं कि डिवोर्स की। तो देखिए डिवोर्स यहाँ पर चर्च अथॉरिटीज़ दे सकती हैं, और अगर जो चर्च ने डिवोर्स दे दिया आपको तो वो वैलिड माना जाता है, एज गुड एज अ गवर्नमेंट डिवोर्स या फिर कोर्ट बेस्ड डिवोर्स। जबकि नॉन कैथलिक्स के केस में ऐसा नहीं है, आपको अदालत जाना पड़ेगा। अब क्योंकि गोवा में एक मुस्लिम व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, तो ऐसे भी कुछ केसेस आए थे जहाँ पर पुरुष ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, अपनी बीवी को त्याग दिया और वो किसी और महिला के साथ जाकर रहने लगा। क्योंकि यहाँ पर डिवोर्स का कोई ग्राउंड ही नहीं है। अगर आपको बस दूसरी महिला के साथ जाकर रहना है तो यहाँ पर फिर वो क्लैंडस्टीन रिलेशनशिप यानी कि एक छुपी हुई रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, या फिर जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि अफेयर है। हालांकि अब वो शब्द सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमें इस्तेमाल नहीं करना है, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से टर्म्स को मना किया है यूज़ करने से कानून की भाषा में। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि कई मुस्लिम पुरुष फिर दूसरी महिला के साथ सिंपली ऐसे ही रहने लग जाते हैं। एक सिविल यूनियन कह लीजिए आप उसे, वो शादी नहीं होता है, वो लीगली मैरिज नहीं होता है, क्योंकि आप लीगली दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं और पहली वाइफ को आपने छोड़ दिया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक केस है यहाँ पर, और ऐसे में कोई कानूनी कार्रवाई उस महिला के द्वारा भी नहीं करी जा सकती है। उसके बाद गोवा के यूसीसी के अंदर जेंडर के आधार पर थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है। कैसे? एक पुरुष डिवोर्स ले सकता है अगर उसकी वाइफ का कोई अफेयर है, किसी और पुरुष के साथ उसके संबंध है, तो फिर पुरुष को डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन महिला के पास ये अधिकार नहीं है। महिला सेपरेशन के लिए सिर्फ तभी कह सकती है या फिर अलग होने के लिए कह सकती है कोर्ट को, अगर उसके पति ने किसी और के साथ संबंध रखे हैं, यानी कि उसका पति बेवफा है या इनफिडेल है आप उसे कह लीजिए, और उसके कारण पब्लिक स्कैंडल हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पब्लिक स्कैंडल यानी कि अगर पति किसी और के साथ संबंध रखता है और अगर पता नहीं चले तो ठीक है, लेकिन अगर पता चल गया, सबको, पब्लिक को पता चल गया, आपकी इज्जत खराब हो गई है, ऐसा मानता है कानून, तो फिर आपको अलग होने का पूरा अधिकार है। और उसके बाद भी डिवोर्स लेने का अधिकार केवल तभी है जब पति दूसरी महिला को घर लेकर आ जाए। अगर दूसरी महिला को कहीं और रखा जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो अगेन 19th सेंचुरी का कानून है, तो उसी समय का कानून अभी तक चलता आ रहा है। इफ़ द हस्बैंड डेजर्ट्स हर, शी इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ डिवोर्स। पति छोड़कर चला गया, फुल टाइम सेकंड महिला के साथ रहना स्टार्ट कर देता है, तो भी डिवोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर पति कहे कि नहीं मैं तो आधा समय तुमको दूंगा, आधा समय किसी और को, तो लीगली उसकी वाइफ उसे डिवोर्स नहीं कर सकती है। जबकि भारत के अंदर जो कानून है उस केस में डिवोर्स की परमिशन देते हैं, जबकि गोवा में नहीं है। क्रिश्चियंस को डिवोर्स करना है तो उन्हें अगेन अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चर्च में शादी करी है तो आप चर्च के प्रावधानों के अधीन डिवोर्स ले सकते हैं। क्रिश्चियन और हिंदूज के अलावा कोई भी धर्म का व्यक्ति डिवोर्स किसी भी बेसिस पर ले सकता है, लेकिन हिंदूज के केस में आप अपनी वाइफ को डिवोर्स तभी दे सकते हैं जब आपकी वाइफ ने चीटिंग करी हो। आप ये नहीं कह सकते कि मानसिक प्रताड़ना के कारण मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फिर देखिए, जो अडॉप्टेड बच्चे हैं, जिनको गोद लिया गया है, या फिर जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है, शादी के बाहर जिनका जन्म हुआ है, उन बच्चों को समान अधिकार नहीं मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जो नेचुरल बॉर्न चिल्ड्रन है उनके अधिकार थोड़े ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। द यूसीसी इज़ नॉट सो यूनिफॉर्म इन दिस केस एज वेल। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलकर प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को हैंडल कैसे करना है वो केवल पुरुष तय कर सकता है। मान लीजिए पुरुष का मन करेगा तो वो किसी को अपना घर किराए पर दे सकता है या फिर किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज़ द प्रोरोगेटिव ऑफ द हस्बैंड। हाँ, वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता बिना अपनी वाइफ के अप्रूवल के। तो प्रॉपर्टी अगर डिवोर्स भी होता है तो इक्वली स्प्लिट होती है दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में, लेकिन ये तभी वैलिड है जब आपके नाम पर प्रॉपर्टी हो। तो अक्सर ये देखा गया है कि डिवोर्स के केसेस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि पहले तो लोग डिवोर्स रोकने की कोशिश करते हैं। माँ बाप कहते हैं कि देखो बेटा हमारी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो इसलिए डिवोर्स मत लो, थोड़ा सा मनमुटाव अपना हटाकर साथ में रहने की कोशिश करो। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें तो डिवोर्स लेना है, और मान लीजिए कि परिवार में बेटे के नाम पर भी कुछ घर है या फिर कोई और प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले लोग उस प्रॉपर्टी को किसी और के नाम चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। और जो सामने वाला पक्ष है, मान लीजिए कि महिला का जो पक्ष है जो डिवोर्स लेना चाहता है, तो वो इन्वेंट्री प्रोसीडिंग शुरू करवा देता है कि उनकी इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको लिस्ट आउट किया जाए और उन्हें आधा आधा बांटा जाए।
तो यहाँ पर गोवा की कई महिलाओं ने इस बात को रेज़ किया है कि ये वाला कानून थोड़ा सा नेगेटिव है इस मामले में कि महिलाओं पर बहुत दबाव बनाया जाता है कि आप डिवोर्स के लिए ना जाएं वरना घर की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, और इसके कारण महिलाओं को कई बार अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि गोवा का यूसीसी महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है, और उसके अलावा हिंदूज़ और कैथलिक्स के लिए भी काफ़ी डिफरेंट कानून इसमें बनाए गए हैं। अच्छा, जब ये ओरिजिनली कानून बना था तो इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था एंटोनियो लुई डी सियाब्रा। ये एक जज हुआ करते थे। इन्होंने 1867 में इसे ड्राफ्ट किया था और इसमें कुछ रेसिस्ट चीज़ें भी ऐड करी गई थी। कैसे? तो देखिए, एक शब्द होता है जेंटील। जेंटील शब्द 19वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया जाता था उन लोगों के लिए जो ज्यू नहीं है। ध्यान से सुनना, पश्चिमी यूरोप में 19वीं सेंचुरी में जूस के खिलाफ बहुत परसिक्यूशन होता था। जूस को हेय दृष्टि से देखा जाता था, नीचे माना जाता था क्रिश्चियंस के मुकाबले। और ज्यूस क्योंकि एक माइनॉरिटी होते थे और अक्सर वो व्यापारी या दुकान वगैरह लगाते थे, दे यूज्ड टू बी बिजनेसमैन, तो उनको अच्छी नज़र से लोग नहीं देखते थे। कहते थे कि ये तो बहुत ही सेल्फिश किस्म के लोग हैं, बहुत ही लालची किस्म के हैं। उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था पब्लिक जोक्स वगैरह में, एटसेट्रा में। तो ये परंपरा 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में थी। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई सबसे पहले जूस के खिलाफ हिटलर ने कैंपेन चलाया। नहीं, हिटलर के आने से पहले भी जूस के खिलाफ काफ़ी प्रताड़नाएं होती थी, लेकिन हिटलर जस्ट टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। उसने जूस को मारना शुरू कर दिया। तो अक्सर 19वीं शताब्दी में एक टर्म देखा जाता था अखबारों में, मैगजीन्स में, जिसे कहते हैं जेंटील। तो जेंटील लिखे जाने का मतलब यही है कि ये कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ रेसिस्ट टर्म। या फिर ये माना जा रहा है कि जो ज्यू नहीं है, जो अच्छे परिवार से आता है, उसे जेंटील कहा जाता है। तो इस पोर्चुगीज सिविल कोड में जेंटील लोगों के लिए एक्सेप्शन डाले गए। तो आप समझ रहे हैं कि कानून जहां दुनिया में सभी के लिए समान होते हैं, इस पोर्चुगीज कानून ने कहा 10 साल बाद एक अमेंडमेंट लाकर कहा कि सारे कानून सभी के लिए समान नहीं होंगे, जेंटील लोगों के लिए कुछ एक्सेप्शन लाए जाएं। तो जेंटील का मतलब यह है कि चाहे वो हिंदू हो या कैथलिक्स हो, दोनों अगर बहुत ही संभ्रांत परिवारों से, अच्छे परिवारों के लोग हैं, तो उनके लिए कानून में बदलाव होगा। अब ये बदलाव क्यों लाया गया? तो होता यह है कि 1870 में जब ये कानून लाया गया था, उसके कुछ समय बाद इनहेरिटेंस के इश्यूज आने लगे। तो देखिए, हिंदू परिवार जो बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज थे, उन्होंने देखा कि हमारी प्रॉपर्टी तो बट रही है, क्योंकि कानून ये कहता है कि लड़का हो या लड़की सभी के बीच में बराबर प्रॉपर्टी बांटी जाएगी, बिजनेसेस को बांट दिया जाएगा। जबकि हिंदू धर्म में ये होता है कि मोस्टली लड़की को शादी के समय पिता जो भी देना होता है वो दे देता है, उसके बाद उसे प्रॉपर्टी में ना कोई हक मिलता है, ना कोई और चीज़ मिलती है। तो होता यह है कि इस गोवन कानून के अनुसार या इस पोर्चुगीज कानून के अनुसार प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगा। तो कुछ ही सालों के अंदर जो बड़े बड़े संभ्रांत बिजनेस परिवार थे हिंदू धर्म के, उन्होंने अप्रोच किया सरकार को और कहा कि सर, इसका एक्सेप्शन निकालो, हमें ऐसा बंटवारा नहीं चाहिए। इनहेरिटेंस और डिवोर्स के जो हमारे लिए कानून आपने बनाए हैं, उनको चेंज किया जाए। तो इसको सुनते हुए पोर्चुगीज़ ने 1880 में एक अमेंडमेंट पास किया, और अमेंडमेंट में उन्होंने ये इंश्योर कर दिया कि जो बिजनेसेस हैं या फिर जो प्रॉपर्टी है वो मेल लीनिएज के पास ही रहेगी, यानी कि लड़कियों के पास नहीं जाएगी। तो अगेन यूनिफॉर्मिटी टूट जाती है। तो एक तो एक्सेप्शन था, जैसे आज के समय में HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप में से किसी को अगर नहीं पता तो थोड़ा उसके बारे में सर्च करके पढ़ लीजिएगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर शॉर्ट में कहूँ तो एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत आप एक अलग बिजनेस एंटिटी क्रिएट कर देते हैं, और आपके परिवार के मान लीजिए 5 सदस्य हैं और सब मिलकर एक ही बिजनेस चला रहे हैं, तो आप उस बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से चला सकते हैं और उसके अंदर सभी भागीदार बन सकते हैं। तो ये एक पार्टनरशिप डीड की तरह होता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स इसके मैं भी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं एक टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर अगर मोटे तौर पर आपको बताऊँ तो HUF हिंदू अनडिवाइडेड जैसा ही एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर मायोरल नाम के कॉन्सेप्ट से लाया जाता है, और इसके अंदर भी एक कर्ता होता है हु इज़ लाइक द हेड ऑफ द फैमिली। तो ये आज के समय का जो HUF कानून है, वैसा ही कानून में ऐड कर दिया गया पोर्चुगीज़ लॉ में। तो जो हिंदूज़ की डिमांड थी वो यहाँ पर मान ली गई। और एक और डिमांड थी पॉलीगेमी वाली, उसको भी यहाँ एक एक्सेप्शन के तौर पर लाया गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार पॉज करके पढ़ना। तो वो जो अमेंडमेंट लाया गया था उसका आर्टिकल 3 क्या कहता है, तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई जेंटील हिंदू यानी कि संभ्रांत परिवार का हिंदू व्यक्ति पॉलीगेमी प्रैक्टिस करता है, एक से ज़्यादा शादी करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस दूसरी शादी से बच्चे नहीं होने चाहिए। और अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो उन्हें लेजिटिमेट माना जाएगा, यानी कि दूसरी शादी को हम रिकग्नाइज करते हैं। अगर पहली बीवी 25 साल की उम्र तक कोई बच्चे पैदा नहीं कर पाई, उससे कोई बच्चा नहीं हुआ, या फिर 30 साल की उम्र तक कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, देयर इज नो मेल इशूड अंटिल द एज ऑफ 30। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कानून है, इसकी बहुत आलोचना होती है आज दिन तक। अब आप कहेंगे सर ये कैसा कानून है? हाँ, ऐसा ही कानून था कि अगर 30 साल की उम्र तक लड़का पैदा नहीं हुआ और 25 की उम्र तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और 2 प्रेगनेंसी के बीच में 10 साल, मतलब पिछली प्रेगनेंसी के बाद 10 साल हो चुके हैं, तो आप दूसरी शादी या दूसरी महिला के साथ बच्चा कर सकते हैं और उसको सारे लीगल अधिकार होंगे। तो एक तरह से
पॉलीगमी हिंदूज के लिए अलाउ कर दी गई। सो दिस वाज एन एक्सेप्शन टू द ओरिजिनल मोनोगमी रूल जो 1880 में लाया गया। तो कानून ये था कि अगर 25 साल की उम्र तक बच्चा और 30 साल की उम्र तक लड़का नहीं होता है तो आप दूसरी महिला के साथ बच्चे पैदा कर सकते हैं, और वो दोनों बच्चों को और उस महिला को भी पूरे लीगल अधिकार होंगे। तो आज के समय सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यही है, इस कानून का, कि ये वाला अभी तक क्यों वैलिड है। अब देखिए, इसको लेकर है ना गोवा में बहुत कंट्रोवर्सी चलती है। एक्चुअली 1946 में पोर्चुगल के कानून में कुछ बदलाव किए गए, उसके कारण कुछ लॉयर्स का मानना है कि ये वाले जितने भी प्रोविजंस हैं ये नल एंड वॉइड हो चुके हैं। कौन से वाले? दिस इज नल एंड वॉइड। लेकिन कुछ सिंगुलर केसेस देखने को मिले हैं जहां पर इस कानून का इस्तेमाल हुआ है, ये प्रावधान इस्तेमाल में आए हैं। हालांकि वो बहुत ही रेयर केसेस हैं, क्योंकि याद रखिए कि गोवा की आबादी वैसे ही बहुत कम है और उसके अंदर भी कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं। तो आउटराइटली यानी कि क्लियर तौर पर इस कानून को आज दिन तक रिपील नहीं किया गया है। गोवा में आज दिन तक ये 19वीं शताब्दी का कानून लागू है, लेकिन इसका प्रैक्टिस अब कोई नहीं करता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हिंदू सोसाइटी हैज़ मूव्ड ऑन। आज के समय 2 शादियां नहीं करी जाती है, नॉर्मली भी कोई नहीं करता है, कानून की बात अलग है। लेकिन हाँ, अगर कोई करना चाहे तो लीगली गोवा के अंदर ये प्रावधान अभी भी वैलिड है। हालांकि अगेन इसको लेकर बहुत डिबेट चलता है गोवा में कि क्या ये लागू है या नहीं है। इसको लेकर कई बार हाई कोर्ट में केसेस भी जा चुके हैं, और ज़्यादातर केस हाई कोर्ट तो यही रूल करता है कि भाई वो स्टैंड नहीं करता है, वो कानून रिपील हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक रिपील, विधानसभा ने अभी तक उसे रिपील नहीं किया है। ओके, तो ये जो गोवन कोड था ना, ये काफ़ी बड़ा था, इसमें 2500 आर्टिकल थे, और ये एक होल एंड सोल कानून था। ये केवल पर्सनल लॉ के लिए नहीं बनाया गया था, इसके अंदर ज़्यादा फोकस पर्सनल लॉ और प्रॉपर्टी पर था, लेकिन इसमें दूसरे राइट टू एग्जिस्टेंस, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सारी बातें भी कही गई थी, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी थी। तो कानून पूरा एक काफ़ी वृहत्त कानून था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा इसको बनाने की कोशिश करी गई, लेकिन इसमें ज़्यादातर फोकस पर्सनल लॉ पर ही रह जाता है। अब ये पिछले 150 साल से केवल फ्रोजन है, ये जमा हुआ है समय के अंदर। ऐसा लगता है कि हम 150 साल पुरानी बातों को पढ़ रहे हैं कि 2 शादियां अलाउड है, 30 साल तक बच्चा पैदा करना ज़रूरी है। तो ऐसे में इसे बदलने का समय ज़रूर आ चुका है। तो 1961 तक इसमें जो भी अमेंडमेंट होते थे पोर्चुगल में, वो गोवा में भी ऑटोमेटिक लागू हो जाते थे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1946 में पोर्चुगल ने अपने देश में कुछ चेंजेस किए थे, जिसके कारण कई लॉयर्स का आज भी मानना है कि वो भारत के अंदर पॉलीगेमी वाला नल एंड वॉइड हो चुका है, लेकिन अगेन उसको हटाया प्रॉपरली नहीं गया है। तो अब जब से भारत का कानून गोवा के अंदर लागू हुआ है तो कई चीज़ें आईपीसी की चलती हैं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ वगैरह सब कुछ आईपीसी, सीआरपीसी ये वाला चलता है, लेकिन अभी भी कोई डायरेक्ट अमेंडमेंट लाकर इसे हटाया नहीं गया है। तो समय आ चुका है कि इसे मॉडिफाई किया जाए, या फिर अपडेट किया जाए, या फिर पूरी तरह से रिपील कर दिया जाए। तो इस यूसीसी को लेकर कई केसेस हाई कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। याद रखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच गोवा में भी बैठती है, और उसके अंदर कई बार ये मामले स्ट्राइक डाउन किए जा चुके हैं कि ये पुराना कानून हटाओ। जजेस की ऐसी कई टिप्पणियां आई है। और लॉ कमीशन, जो भारत सरकार का लॉ कमीशन है, उसने इस यूसीसी के बारे में क्या कहा है, तो देखिए 2018 में लॉ कमीशन ने एक 185 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी थी, और लॉ कमीशन ने उस समय साफ कहा कि यूसीसी इज़ नाइदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल। ये भारत के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये गोवा की बात नहीं हो रही है। तो लॉ कमीशन ने आज से 5 साल पहले मोदी सरकार के द्वारा गठित लॉ कमीशन ने ये कहा था कि अभी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ना तो आवश्यकता है, ना ही इसकी ज़रूरत है। हालांकि देखिए वो लॉ कमीशन का मानना है, जो सरकार या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका मानना कुछ और हो सकता है, पर ये लॉ कमीशन के द्वारा दिया गया सुझाव था। तो उस सुझाव के अंदर आप देखें अगर 21st लॉ कमीशन के अंदर, तो ये लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल. It recommended that discriminatory practices, prejudices and stereotypes within a particular religion and personal laws should be studied and amended. तो यहाँ लॉ कमीशन ने कहा कि किसी पर्टिकुलर धर्म में अगर कोई पर्टिकुलर कानून है जो पुराना है, रूढ़िवादी है, उसको हटाया जाना चाहिए। कहीं भेदभाव हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, उसको आप अमेंड कीजिए, लेकिन सारे पर्सनल लॉज को हटाकर एक यूनिफॉर्म कोड लाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बात है यूसीसी की कि क्या वो संविधान का हिस्सा है, हाँ, यूसीसी संविधान के अंदर स्पष्ट तौर पर आर्टिकल 44 में स्पेशली मेंशन्ड है। और ये आर्टिकल 44 आपको पता ही होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 का ये कहना है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार कोशिश करेगी कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी ये लागू नहीं हो पाया, और इसी को लागू करने की जद्दोजहद चल रही है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो आपको मालूम ही होगा कि ये जस्टिशिएबल नहीं होते हैं कोर्ट के अंदर। बाकी ज़्यादा डिटेल्स आप डीपीएसपी की पॉलिटी में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये टॉपिक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। यूट्यूब एल्गोरिदम्स को पता चलना चाहिए कि वीडियो अच्छा है, उससे वो और भी लोगों को इसे दिखाएगा। आप मेरे वीडियो के अपडेट प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यान अकेडमी के प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं, आपका भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है। इफ़ यू ज्वाइन दी उड़ान एक्स बैच, पर्सपेक्टिव सीरीज को देखना ना भूलें। सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।